हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विश्व इतिहास के अगले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड पर टिप्पणी लिखो। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF मिलता रहे और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की जानकारी आप तक वहाँ पर पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब नेपोलियन ने अपना राज वहाँ पे चलाया तो उसने एक संहिता दी थी। तो उस संहिता को हम कोड बोलते हैं। वो क्या, एक नियमों का एक समूह था। तो क्या था वो, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोला जाता है कि नेपोलियन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था, विधि संहिता का निर्माण ही था। क्रांति के पहले फ्रांस की कानून जो व्यवस्था थी बहुत छिन्न भिन्न थी। ये तो हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के पहले जो फ्रांस की कानून व्यवस्था थी बहुत छिन्न भिन्न थी। मतलब कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं थी और इतने प्रकार के कानून थे कि कानून का पालन करने वाले को और कानून बनाने वाले को भी ज्ञात नहीं था कि कानून क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, नेपोलियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था विधि संहिता का निर्माण। क्रांति के पहले फ्रांस की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न थी। इतने प्रकार के कानून थे कि कानून का पालन करने वालों को कानून का ज्ञान नहीं था और क्रांति के दौरान यह अराजकता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। नेपोलियन ने इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए स्वयं नेपोलियन अपनी विधि संहिता को 40 युद्धों से अधिक शक्तिशाली मानता था। तो नेपोलियन ने इस व्यवस्था को दूर किया और ये नेपोलियन कोड बनाया। खुद नेपोलियन यह मानता था कि जो उसने ये कोड बनाया है, ये संहिता बनाई है, ये 40 युद्धों से ज़्यादा शक्तिशाली है। इस कोड के द्वारा नेपोलियन ने फ्रांस में सार्वलौकिक कानूनी व्यवस्था की स्थापना की, जो सभी लोगों के लिए समान रहेगा। इस कोड के द्वारा उसने परिवार के जो मुखिया था उसका अधिकार को मजबूत किया। उसने बताया कि जो परिवार का मुखिया है वो सबसे मेन है, मतलब जो परिवार का वृद्ध व्यक्ति रहेगा वही मुखिया रहेगा और उसकी आज्ञा का पालन सबको करना पड़ेगा। स्त्रियों को उसने पुरुषों के अधीन रखा। पति का कार्य पत्नी की रक्षा करना, ये उसने अपने नियम में बताया। तलाक पद्धति को उसने कठिन बना दिया था। सिविल विवाह और तलाक की प्रथा को मान्यता देकर नेपोलियन ने इस बात का प्रमाण दिया कि बिना पादरियों के सहयोग से भी समाज का काम चल सकता है। नेपोलियन ने क्या बताया था कि बिना पादरियों के सहयोग से भी समाज का काम चल सकता है। इसके बावजूद इस विधि संहिता की महत्ता समूचे देश में कानून को एक रूप बनाए रखने के लिए था। जहाँ जहाँ नेपोलियन की सेना गई वहाँ पर यह संहिता लागू हो गई। तो हमने क्या पढ़ा कि नेपोलियन ने ये नेपोलियन संहिता बनाई। स्वयं नेपोलियन इसको 40 युद्धों से ज़्यादा शक्तिशाली मानता था। इसमें परिवार के मुखिया को अधिकार मजबूत किया, स्त्रियों को इसके अधीन रखी गई, पति का कार्य पत्नी की रक्षा करना था, तलाक पद्धति को कठिन बना दिया, सिविल विवाह और तलाक की प्रथा को मान्यता देकर नेपोलियन ने यह प्रमाणित कर दिया कि पादरियों के सहयोग के बिना भी समाज का काम चल सकता है। तो इस प्रकार उसने अपनी विधि संहिता को समूचे देश में बनाए रखा और उसकी व्यवस्था बहुत सारे देशों में भी लागू की गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी की जो क्रांति थी उसमें दार्शनिकों का क्या योगदान था। तो फ्रांसीसी क्रांति में अगर बोला जाए तो मेन जो योगदान था वो दार्शनिकों को ही था। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया। तो कहा जाता है कि फ्रांसीसी दार्शनिकों के लेखों के माध्यम से तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयों का अवलोकन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये मेरे विश्व इतिहास के नोट्स हैं। इसमें सभी टॉपिक जो विश्व इतिहास का हमारे मेनली 6 टॉपिक हैं, ये इसमें पूरे प्रश्नोत्तर श्रृंखला में इसी तरह कवर किए गए हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस ओनली 100 रुपीज़ है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो के द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप करके भी इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारा पैकेज लेते हैं 2019 का पूरा मेंस का, जिसमें पूरी के पूरा जो कवर किया गया है प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 5 तक 6 पेपर का पूरा निबंध मिल जाएगा आपको, जिसमें करंट इशूज़ के सभी टॉपिक रहेंगे। तो वो सभी आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो पूरा पैकेज की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। जो भी आप लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। तो क्रांति के संदर्भ में नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसो ना हुआ होता तो फ्रांस की क्रांति ना हुई होती। ये किसने कहा था, नेपोलियन ने कहा था। तो कहा जाता है कि फ्रांसीसी दार्शनिकों के लेखों के माध्यम से तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयों का अवलोकन
किया जा सकता है। क्रांति के संदर्भ में नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना हुई होती। लुईस 16 अपने को बचा सकता था यदि उसने लेखन को नियंत्रित किया होता, क्योंकि अगर उसने जैसे ही उसने लेखन को नियंत्रित नहीं किया तो बेचारक आ गया है। तो लोगों में क्या है कि उन विचारकों की बातों को पढ़ा और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागी। इस कथन से रूसो और उसके समकालीन विचारकों वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरा, क्वासने आदि का क्रांति पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। क्रांति का मुख्य सूत्रधार इन्हीं विचारकों को कहा जाता है। वास्तविक क्रांति के पूर्व बौद्धिक क्रांति का होना आवश्यक है, क्योंकि क्रांति तभी होती है जब दिमाग में कुछ उपजता है। फ्रांस में 1789 ईस्वी के पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई थी, जिससे इन दार्शनिकों का उदय हुआ। समकालीन दार्शनिकों ने फ्रांस में प्रचलित राजनीतिक बंधनों व सामाजिक बंधनों को तोड़ने की प्रथा आरंभ की। समकालीन दार्शनिकों ने क्या किया, जो फ्रांस में राजनीतिक बंधन प्रचलित थे, जो सामाजिक बंधन प्रचलित थे, उसको तोड़ने की उन्होंने प्रथा आरंभ की। नेक्स्ट, इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ को, उसमें राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक थी, ये पुस्तक के बारे में 3 मार्कर में पूछ सकते। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक थी, तो द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक थी। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक में दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक समस्याओं की कड़ी आलोचना की। यह वैधानिक शासन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। विधान का शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी वह प्रबल समर्थक था। उसने शक्ति पृथक्करण का प्रतिपादन भी किया। रूसो की जो पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कहा गया कि जनता ही सर्वोपरि है और सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित है। दिदरो ने ज्ञान कोश का संपादन किया। इस प्रकार की विचारधाराओं को वाणी तथा लेखनी के द्वारा इन दार्शनिकों ने जन जन तक प्रसारित किया तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा पूरे फ्रांस में व्याप्त हो गया। ज्ञातव्य है कि किसी भी दार्शनिक ने क्रांति की बात नहीं कही। उन्होंने विरोधाभासों को उजागर किया और जन चेतना का प्रसार किया। मतलब कोई भी विचारक ने ये डायरेक्टली नहीं कहा कि आप क्रांति कीजिए, बस उन्होंने जो भी विरोधाभास हो रहे थे देश में, उसको जनता को उसके प्रति उजागर किया और जनता में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करवाई। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी विषयों के मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उससे जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।